वी जियांग एक शातिर कूटनीतिज्ञ कहते हैं, कहा जाता है कि भेड़ बहुत सीधा जानवर है। किस परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, इस बात का अंदेशा आसानी से लगाया जा सकता है। और क्योंकि उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का अंदेशा लगा पाना बहुत आसान है, इसीलिए उसे आसानी से नियंत्रित भी किया जा सकता है। एक बहुत सीधा व्यक्ति भी उस भेड़ की तरह है। ठीक उस भेड़ की तरह जब आप किसी को अपने दिमाग में बहुत अंदर तक झांकने की आज़ादी दे देते हो, तो वो व्यक्ति तुम्हारी क्षमताओं को अपने फ़ायदे के लिए और तुम्हारी कमज़ोरियों को तुम्हें नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करना शुरू कर देता है। एक योद्धा के लिए ज़रूरी है कि वह अपने चारों तरफ एक झूठ की धुंध बनाकर रखे, जिससे उसके शत्रु के लिए उसकी प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाए। जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे पूरी तरह नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता। मैं दीपाली रावत स्वागत करती हूँ आपका व्यक्तित्व पर विचार की चौथी पॉडकास्ट पर। वी जियांग अभी कार्यालय के लिए निकल ही रहे थे कि राज्याध्यक्ष के कुछ लोग उन तक संदेशा लाए कि उन्हें तुरंत राज्याध्यक्ष के सामने उपस्थित होना होगा। उस दिन से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसीलिए वी जियांग थोड़ा असमंजस में थे। वी जियांग राज्याध्यक्ष के सामने पहुंचे। राज्याध्यक्ष ने एक सुराही की तरफ इशारा करके पूछा, जानते हो ये क्या है? जियांग ने सुराही का ढक्कन उठाया और गंध सूंघकर बोले, ये शराब है, ये तज्जी शराब है और अभी बीते वर्ष के अंगूरों की फसल से बनाई गई है। राज्याध्यक्ष बोले, इसी शहर के एक व्यापारी ने मुझे इसे भेंट में दिया। चीलिन में राजमहल द्वारा अधिकृत एक अंगूरों की घाटी थी। यह एक विदेशी फल था। कुछ विदेशी व्यापारियों ने युन शांशु के महाराज को इस विदेशी फल से परिचित करवाया था और इस फल को उनके राज्य में कैसे उगाया जाए यह बताया था। क्योंकि चीलिन का वातावरण इस फल को उगाने के लिए अनुकूलित था, इसे चीलिन की एक घाटी में लगाया गया और इस घाटी की देखरेख का जिम्मा चीलिन के नगर व्यवस्थापिका प्रबंधक के ऊपर था। इस फल को मुख्यतः शराब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता। सिर्फ राजमहल के लोगों, बड़े अधिकारियों या फिर खास अतिथियों के लिए शराब का प्रयोग किया जाता। और क्योंकि शराब का नाम शाही परिवार से जुड़ा था, इसीलिए बड़े रईस परिवारों में शराब की बहुत मांग रहती। समाज में अपना ओहदा ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को शाही ठाट बाटों से जोड़े रखने का चलन इन रईस परिवारों में शुरू से ही चला आ रहा था। बाकी आमतौर पर चावल से बनी हुई शराब का प्रयोग किया जाता, जो कि स्थानीय शराब थी। इस तरह से इस दुर्लभ शराब का बाजार में बिकने और एक रईस का इस शराब को राज्याध्यक्ष को भेंट के तौर पर देने का सिर्फ एक ही मतलब निकलता था कि अवैध रूप से उस घाटी से इस विदेशी फल की तस्करी की जा रही थी। उस व्यापारी को यह शराब किसी अजनबी व्यापारी ने बेची, जो इस शहर से बाहर का था। राज्याध्यक्ष बोले, तुम्हारी मोहर के बिना तो उस घाटी से कोई एक दाना अंगूर का नहीं निकाल सकता। जी, पूरे अंगूरों की फसल को मेरे सामने ही मंगवाया गया और राजकोष में भिजवाया गया। वी जियांग बोले, जो भी हुआ राजकोष से बाहर हुआ, चेतावनी देते हुए राज्याध्यक्ष बोले। बिना कोई जवाब दिए वी जियांग वहां से कार्यालय के लिए निकल गए। हाय बीते दिन कार्यालय में कुछ न कुछ होते ही रहता, पर इस बार बात थोड़ा गंभीर थी। वी जियांग ने तुरंत मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अंगूरों की फसल की कटाई को 9 महीने बीत चुके थे। अब तो इस साल की फसल भी पकने को आई थी। वी जियांग ने पुरालेख पालिका से अंगूरों की घाटी के विषय में सारे कागजातों को मंगवा दिया। इस तरह के राजमहल द्वारा अधिकृत फल, जड़ी बूटियां, चाय और मसालों की कटाई बिना अनुमति पत्र के नहीं की जा सकती थी। जब नगर व्यवस्थापिका के प्रबंधक से अनुमति पत्र जाता, तभी फसल की कटाई होती और कटाई के बाद इन फल, मसालों, चाय इत्यादि का माप तौल होता। उन आंकड़ों को लिखित तौर पर दर्ज किया जाता और फिर
अनुमति पत्र पर वहां तैनात उच्चाधिकारी की मोहर लगकर यह दस्तावेज पुरालेख पालिका को भेज दिए जाते। मगर अंगूर एक ऐसी फसल है जो पूरी एक साथ पककर तैयार नहीं होती, इसीलिए फसल की कटाई 3 महीने तक चली थी, जिसके लिए 44 अनुमति पत्रों को जारी करना पड़ा था। वी जियांग ने दस्तावेजों को पढ़ा तो उसमें सब कुछ ठीक लग रहा था। 44 अनुमति पत्रों पर दोनों तरफ की मोहरें लगी हुई थी। अनुमति पत्रों पर लिखी हुई फलों की संख्या और राजकोष को मिले हुए फलों की संख्या एक थी। वी जियांग ने राजकोष से लेकर अंगूरों की घाटी तक जितने भी अधिकारी अंगूरों की घाटी के काम से जुड़े हुए थे, सबको नगर व्यवस्थापिका के कार्यालय में बुला दिया। विदेशी फल की शराब बाजार में बिक रही है। इसका मतलब है कि अंगूरों की घाटी से उस फल की तस्करी की जा रही है, वी जियांग बोले। इतने में एक अधिकारी बोल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 4 साल से अंगूरों की घाटी की देखरेख का जिम्मा मेरे ऊपर है। पिछले 4 साल में घाटी का एक एक दाना अंगूर राजकोष में पहुंचा है। फसल पकने से पहले ही वहां पहरा सख्त कर दिया जाता है। इस साल भी अभी से पहरा सख्त हो गया है और अगले 3-4 महीने तक, जब तक अंगूर राजकोष भवन तक नहीं पहुंच जाते, तब तक पहरे में ढील नहीं होगी। पिछले 4 साल से अंगूरों को घाटी से राजकोष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और इस बीच में बाल भर की भी ढील नहीं हुई है, वह अधिकारी बोला। कुछ देर इन अधिकारियों से बात करने के बाद वी जियांग ने इन अधिकारियों की जांच पड़ताल का जिम्मा अन्य अधिकारियों को दे दिया और कुछ अधिकारियों और सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करके उन्हें शहर के पूरे बाजार की जांच पड़ताल करने के लिए भेज दिया, ताकि उस व्यापारी से ही पता लगाया जा सके कि उसे अंगूर बेचे किसने। इस तस्करी के मामले के सामने आने से कार्यालय और दरबार में उन सभी अधिकारियों को वी जियांग के खिलाफ बातें बनाने का मौका मिल गया था, जिन्हें शुरू से ही उनकी ख्याति देखकर टीस उठती थी। शाम को जियांग अपने दफ्तर में ही बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे कि न्यायपालिका प्रबंधक वांग जी उनके दफ्तर में आया। कार्यालय में जियांग का उठना बैठना सबसे ज़्यादा वांग जी के साथ ही होता था। वह शाम को हर रोज़ चाय पर मिलते। उस दिन वी जियांग दफ्तर में काफ़ी देर तक काम करते रहे तो वांग जी खुद ही उनके दफ्तर में आ गया। अंगूरों की घाटी की तस्करी वाली बात पूरे कार्यालय में फैल गई है। ये तस्करी वाला मामला है क्या? चाय को प्यालियों में भरते हुए वांग जी ने पूछा। कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा ये लापरवाही हो कैसे गई। तुम तो जानते ही हो कि लूट खसूट और तस्करी के मामलों को रोकने में ही मेरा पूरा समय बीतता है। इतनी सख्ती के बावजूद पता नहीं ये लापरवाही, वी जियांग बोले। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, वांग जी बोला। मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। मुझे लगता है तुम्हें बदनाम करने की साजिश चल रही है, मगर तुम चिंता मत करो। तुमने चिलिन के लिए बीते वर्षों में इतना कुछ किया है कि इस मामले का तुम पर कोई असर नहीं आएगा, वह बोला। इस बात को जाने नहीं दे सकते, जियांग बोले। बात फलों की तस्करी की नहीं है, तस्करी की है। ज़रा सी ढील दी तो इन लोगों को प्रोत्साहन मिल जाएगा। आज फलों की घाटी में हुआ, कल कहीं और होगा। अगर आप दूसरों को अपनी कहानी लिखने देंगे तो वो आपके किरदार को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए एक मनोरंजक कहानी बना डालेंगे और आप उनके लिए मनोरंजन का एक साधन मात्र बनकर रह जाएंगे। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ कर दोगे तो आपकी कामयाबी उनके लिए एक आईना बन जाएगी, जो जिंदगी भर उन्हें यह याद दिलाता रहेगा कि वह क्या नहीं कर पाए। और कोई भी खुद में कमियां नहीं देखना चाहता। भला कौन अपनी कहानी का नायक किसी और को बनने देना चाहेगा? इसीलिए उन्हें अपने आसपास वह आईना नहीं चाहिए जो उन्हें उनकी नाकामयाबियां याद दिलाते रहे। और यह
इतना बड़ा डर है कि जहाँ उन्हें वह आईने पनपते नजर आए वह कसर नहीं छोड़ते उन्हें कुचलने में। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी कहानी खुद लिखी जाए। जानवरों को आसानी से काबू में किया जा सकता है क्योंकि उनके व्यवहार, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। जिसके व्यवहार का अनुमान जितनी सटीकता के साथ लगाया जा सकता है वह उतनी ही आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तस्करी वाली बात हर तरफ फैल गई थी और वी जियांग चारों तरफ चल रही खुसफुसाहटों को सुन पा रहे थे। राज्य अध्यक्ष सभी उच्चाधिकारियों के साथ एक सभा में शामिल हुए। उस दिन सभा तस्करी वाले मुद्दे पर ही अटकी रही। राजकोष के प्रबंधक जंग हाव जैसे लोग तो ऐसे मौकों की तलाश करते रहते कि कब जियांग की छवि को खराब करने का मौका मिले। उस तस्करी वाली घटना के विषय में कुछ पता चला? राज्याध्यक्ष ने वी जियांग से पूछा। अभी कुछ खास तो पता नहीं चला। अंगूरों की घाटी से जुड़े कामों में लगे हुए अधिकारियों से पूछताछ करने के बाद मुझे लग रहा है कि घाटी के बाद और राजकोष से पहले इसी दौरान कोई लापरवाही हुई। शहर में चारों तरफ नगर व्यवस्थापिका के अधिकारियों को उस व्यापारी का पता लगाने भेजा है। अब उसी से पता चल सकता है कि वह गद्दार है कौन। आपके नेतृत्व में काम कर रहे लोग ऐसे घोटाले कर रहे हैं और आपको 9 महीने बाद पता चल रहा है। जंग हाव ने जियांग पर तंज कसते हुए कहा। जियांग ने हाँ में हल्के से सर हिलाया। और जिन अधिकारियों ने इस काम को अंजाम दिया वह सभी अधिकारी खुले में छोड़ रखे हैं। परसों दिन में जब सभी अधिकारियों को इकट्ठा किया था उसी वक्त उनके साथ कोई सख्ती की जा सकती थी। भला कोई प्यार से थोड़े ना बताएंगे। रिश्तेदारों को कर्मचारी बनाते देखा था मगर आपके साथ तो उल्टा है। कर्मचारियों को रिश्तेदार बनाकर रखोगे तो सर पर तो वो चढ़ेंगे ही। अब जून की कोई देख, अपना बेटा बनाकर रखा है आपने उसे, वो भी किसी दिन अपने रंग ऐसे ही दिखाएगा। वांगजी फुसफुसाया। संदिग्धों को कार्यालय की गतिविधि में शामिल ना किया जाए जब तक अपराधी का पता नहीं चल जाता। राज्याध्यक्ष ने वी जियांग को आदेश देते हुए कहा। यह काम तो परसों ही हो जाना चाहिए था। जंग हाव बोला। सभा में जियांग काफी शांत और शर्मिंदा दिखे। चीलिन आने के बाद यह पहली बार था जब उनके काम पर ऐसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। सभा खत्म होने के बाद वी जियांग अपने दफ्तर के लिए निकल गए। जूनगी भी वहीं सभा में था। वांगजी की बातें सुनने के बाद वह पीछे पीछे वी जियांग के दफ्तर में चला गया और बोल पड़ा। और सब तो ठीक है मगर वांगजी ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या हुआ? क्या मतलब रिश्तेदार बनाकर रखा है? और सभा में आपके निजी मामलों को कैसे उठा सकता है वो? वह आपका मित्र है और वह जानता है कि आप तस्करी जैसे कामों को कभी बढ़ावा नहीं देंगे। पूरा चीलिन जब भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था तो आपने इस मंडल को बचाया। उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी जिससे सभा आप पर भड़के। आपने अधिकारियों को बिना सजा दिए जाने दिया। यह बात उसे सबके सामने रखने की क्या जरूरत थी? अकेले में आपको कोई सलाह भी तो दे सकता था। जूनगी गुस्से में बड़बड़ाता रहा। जियांग सुनते रहे। कुछ देर उसे बोलने दिया, फिर बोली। तुम्हें क्या लगता है कि एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खतरा किससे रहता है? उसे सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है? वी जियांग ने पूछा। नुकसान पहुंचाता है तो शत्रु ही होगा, जूनगी बोला। वी जियांग ने जूनगी के चेहरे की तरफ देखा और बोले। चलो, तब तो तुम्हें यह सीख काम आने वाली है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे चाहने वालों में एक बात सामान्य होती है कि उन्होंने एक पाली चुनकर रखी है। या तो वो शत्रु हैं या फिर सच्चे मित्र। जिनसे सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत है वह वो लोग हैं जिन्होंने कभी कोई पाली ली ही नहीं।
जिन्होंने मुंह के आगे कभी बुराई और पीठ पीछे कभी तारीफें नहीं की। और ये लोग सबसे ज़्यादा घातक तब बन जाते हैं जब तुम इनके हाथों में खुद को नियंत्रित करने की रस्सियां पकड़ा देते हो। ये तुम्हारे चेहरे पर मीठे बनकर तुम्हारी पसंद नापसंद, कमियां, सामर्थ्य, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, आशाओं, निराशाओं, उपलब्धि और संघर्ष को जान जाते हैं। इनमें ना तुम्हारे मित्र बनने की इच्छा है और ना शत्रु बनने की क्षमता। सबसे डरावना भंवर है अनिश्चितता। उसी डर को कम करने के लिए ये तुम्हारे आसपास है, सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। एक शत्रु यह नहीं जानता कि कौन सी बात तुम्हें लुभा सकती है और कौन सी बात तुम्हें पूरी तरह तोड़ सकती है, मगर ये शुभचिंतक के मुखौटों के पीछे छिपे हुए शत्रु जानते हैं। तुम्हारे शत्रु के अंदर यह क्षमता नहीं कि वह तुम्हें नियंत्रित कर पाए, मगर तुम्हें बिना भनक लगे ये ढोंगी तुम्हें नियंत्रित करके रखते हैं। शत्रु को जानने के लिए सिर्फ 2 आंखें काफ़ी हैं, अगर इन्हें पहचानने के लिए तो 4 आंखें भी कम पड़ जाएं। जितना यह तुम्हारे तौर तरीकों को जानने में सफल होते जाते हैं, जितना यह तुमसे परिचित होते जाते हैं, उतना ये तुम्हारे विचारों को तोड़ने मरोड़ने की क्षमता विकसित करते जाते हैं और उतना तुम इनकी पालतू भेड़ बनते जाते हो। जियांग बोले। एक गहरी सांस भरकर उन्होंने कहा, वांग जी भी उन्हीं लोगों में से है। इससे ज़्यादा मैं उससे कोई और उम्मीद नहीं रख सकता। वी जियांग शाम को दफ्तर से निकल ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें वांग जी मिला। ये मछलियाँ मुझे किसी ने उपहार में दी थी, लो कुछ तुम ले लो, काफ़ी अच्छी नस्ल की हैं, वह बोला। कुछ मछलियाँ एक कपड़े पर लिपेट कर उसने वी जियांग को पकड़ाई। वी जियांग शुक्रिया कहकर भवन के लिए निकल गए। नगर व्यवस्थापिका का मुख्य प्रबंधक बनने के बाद बीते 4 सालों में यह पहली बार था जब राज्याध्यक्ष खुद वी जियांग पर भड़के थे। इतने वर्षों में राज्याध्यक्ष के मुंह से हमेशा वी जियांग की तारीफें ही निकली थी, जिससे वह हर सभा के केंद्र बने रहते। इस सब से उनका ओहदा और इज्जत दोनों बढ़े थे, मगर साथ ही पूरे सरकारी कार्यालय में जंग हाव जैसे विरोधी भी पैदा हो गए थे। जंग हाव जैसे लोगों को लग रहा था कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। नगर व्यवस्थापिका के प्रबंधक के तौर पर वी जियांग ने बहुत वाहवाही बटोर ली है। समय आ गया है कि उसे थोड़ा ज़मीन पर पटका जाए। हर 15 दिन में चाय समारोह का आयोजन करवाया जाता, जिसमें पूरे कार्यालय से छोटे बड़े सभी स्तरों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल होते और इस समारोह की अगुवाई हमेशा वी जियांग करते थे। जिस दौरान विदेशी फल की तस्करी पर कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान जब इस समारोह का आयोजन किया गया तो वी जियांग से टीस रखने वाले लोगों ने कसर नहीं छोड़ी उन पर तंज कसने में। पूरे समारोह में बातें सिर्फ अंगूरों की घाटी में हुई तस्करी के इर्द गिर्द घूमती रहीं। अच्छा, उस दिन कह रहे थे कि शहर में सैनिकों को भेजा है उस व्यापारी का पता लगाने के लिए, क्या हुआ? कुछ सुराग मिला? जंग हाव ने फिर से वही मुद्दा छेड़ दिया। पता नहीं वो कहाँ फरार हो गया वो व्यापारी। पूरा बाजार एक सप्ताह तक सैनिकों की निगरानी में था, मगर उसके बारे में बाजार में तो किसी को भी पता नहीं है। मैं खुद भी वेश बदल कर गया था, मगर कहीं उस शराब बेचने वाले व्यापारी का पता नहीं चला। जियांग बोले। जियांग के चेहरे पर छाई हुई निराशा और शर्मिंदगी का आनंद लेते हुए जंग हाव बोले, कोई बात नहीं, अब तुम हर किसी को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, थोड़ा
ध्यान दिया जाए तो मेरा मानना है कि ऐसे घटनाएं होंगी ही नहीं। और वैसे भी राज्याध्यक्ष ने तुम्हें कोई सजा भी नहीं दी, तो ज़्यादा बड़ी कोई परेशानी भी खड़ी नहीं हुई। जंघाओ बोला। ऐसे ही घुमा घुमा कर वी जियांग पर तंज कसे जा रहे थे। उसी बीच मौका देखकर वांगजी बोला, थोड़ा गंभीरता के साथ अगर छानबीन की जाती तो मामला अभी तक सुलझ सकता था। इस बार यह समारोह आयोजित ना भी करवाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। नगर व्यवस्थापिका प्रबंधक के 2 से 3 दिन तो इसी समारोह की तैयारी में चले जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर व्यवस्थापिका पूरी तरह से तस्करी के मामले की छानबीन में लगी हुई है। हाँ, वैसे आपकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, वांगजी बोला। अच्छा, वो उस दिन शाही शराब खाने के दौरे पर निकले थे आप, उस बारे में आपने कुछ बताया नहीं? वांगजी ने पूछा। यह सवाल सुनते ही जियांग ने तुरंत बात पलट दी। समारोह के अंत में जैसे ही राज्याध्यक्ष अपने भवन के लिए निकलने वाले थे, तभी जियांग ने उन्हें रोका और अपने निजी दफ्तर में आने को कहा। और जिस व्यापारी ने उन्हें शराब उपहार में दी थी, उसे अगले दिन सभा में बुलाने को कहा और बताया कि तस्करी वाला मामला सुलझ गया है और उस व्यापारी को जियांग धन्यवाद कहना चाहते हैं। वह व्यापारी नहीं होता तो तस्करी और घोटाले करने वाले लोग नगर व्यवस्थापिका विभाग के अधिकारी की पोशाक की आड़ में ना जाने पूरे मंडल को कितना नुकसान पहुंचाते। अगले दिन सभा में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। जब विदेशी फल की तस्करी की बात आई तो जियांग उस व्यापारी को धन्यवाद करते हुए बोले, उस शराब को यहाँ पहुंचाकर आपने पूरे मंडल की मदद की है। वह व्यापारी हल्के से मुस्कुराया। यह सभी अधिकारी तो ताक में लगे रहे होंगे कि कब गाओशिन के घोटालों वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़े और कब नियमों में थोड़ा ढील हो। सख्ताई जैसे ही थोड़ा कम पड़ी होगी कि उन्होंने यह सब काम करने शुरू कर दिए होंगे, वह व्यापारी बोला। अच्छा, मैंने तो कभी इस मामले को इस नज़रिए से देखा ही नहीं। कुछ लोग यकीनन प्रतीक्षा कर रहे होंगे नियमों में ढील मिलने की, ताकि फिर से लूट खसूट तस्करी और बेईमानी की जा सके, जैसे तब की जाती थी जब गाओशिन नगर व्यवस्थापिका के प्रबंधक थे। वैसे आपको भी तो गाओशिन के समय में काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, तो आपको इतनी सख्ती से कोई परेशानी नहीं है? वह व्यापारी यह सवाल सुनकर अचकचा गया। अच्छा, तो वह शराब पिछले वर्ष की फसल के अंगूरों से बनाई गई थी। आपने कहा कि बिल्कुल नई शराब है वो। जी हाँ, नई शराब है, बिल्कुल नई शराब है। जो शराब तुमने राज्याध्यक्ष को तोहफे में भेजी थी, वह सिर्फ राज्याध्यक्ष ने नहीं पी, थोड़ी सी मैंने भी उनसे मांग ली थी। उस शराब को मैं शाही शराब खाने में ले गया। वहीं इन अंगूरों की शराब बनाई जाती है और उसकी देखरेख की जाती है। वहाँ काम करने वाले मजदूरों ने मुझे बताया कि यह शराब तो 5 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और मैंने खुद चखा। इस शराब का स्वाद तो पिछले साल के अंगूरों से निकाली गई शराब से बिल्कुल अलग है। जियांग बोले। उस व्यापारी ने मुझे बताया था कि यह नई शराब है, वह व्यापारी बोला। इसी बात का पता लगाने के लिए हमने उन सभी जमींदारों और व्यापारियों के घरों में छापा भी मारा जो इस शराब को खरीदने की क्षमता रखते थे। वहाँ से ना तो शराब मिली और ना ही उन व्यापारियों ने किसी ऐसे शराब के व्यापारी को देखा। अगर कोई शराब का व्यापारी होता तो मिलता ना। घाटी से कभी कोई तस्करी हुई ही नहीं थी। उस घाटी की क्षमता ही 6,500 से 7,000 किलो अंगूर उगाने की है। जियांग ने पिछले 4 साल के उत्पादन के दस्तावेज राज्याध्यक्ष के सामने रखते हुए कहा, और उतना उत्पादन राजकोष तक हमेशा पहुंचा है। घाटी से भेजे हुए अंगूरों की संख्या और राजकोष तक पहुंचे हुए अंगूरों की संख्या
हर बार हर अनुमति पत्र पर एक जैसी है। अगर तुम्हें झूठ ही बोलना था तो थोड़ा ढंग का झूठ बोल लेते। अपनी गर्दन बिना बात के सरकारी तलवार के नीचे रखवाने की क्या जरूरत थी? अभी तक मैं सोच रहा था कि तुमने वह शराब यहाँ पहुंचाई क्यों, मगर तुमने अपने मुंह से वह कारण भी बता दिया। लूट खसूट की मोटी मलाई के बिना तुम जैसे सेठों का खाना पच तो रहा नहीं होगा। इसीलिए ऐसे प्रबंधक की प्रतीक्षा हो रही है जिसे कठपुतली जैसे नचाया जा सके। वीजियांग से टीस रखने वाले सभी अधिकारी एकदम से तिलमिला गए। उनकी आंखों की चमक अचानक से गायब। उनके चेहरे पर अचानक से ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे ना जाने कितना बड़ा युद्ध हारे। जियांग ने उसी वक्त राज्याध्यक्ष से थोड़ी सी शराब मांग ली थी जब उन्होंने उसे तस्करी के बारे में आगाह किया था, और शाही शराब खाने में जाकर उसकी जांच भी करवा दी थी। शराब 5 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और वी जियांग को नगर व्यवस्थापिका का प्रबंधक बने अभी सिर्फ 4 साल हुए थे। उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि उनके कार्यभार संभालने के बाद कोई तस्करी नहीं हुई। जो व्यक्ति आपकी सोच को इतना समझने लगे कि आपकी क्रिया प्रतिक्रिया का सटीकता से अनुमान लगा पाए, वह आपके मन, विचार, निर्णय, स्वभाव, यहाँ तक कि सोच को भी नियंत्रित कर सकता है। उसे आपके तौर तरीके पता है। वह जानता है कि आपसे किस काम को किस तरीके से करवाया जा सकता है, किस बात का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्यालय में सभी अधिकारियों को लग रहा था कि वह वी जियांग को जान गए हैं और उन्हें अब दबाया जा सकता है। उन सभी अधिकारियों के दिमाग में यह भ्रम पैदा करने के लिए कि वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वी जियांग ने हर सभा में शर्मिंदा होने का ढोंग किया, जैसे कि वह सच में उस तस्करी वाले मामले से परेशान है, और यहाँ वहाँ तहकीकात भी करते रहे, यह दिखाने के लिए कि वह कितने बेचैन हैं। उन्होंने आखिरी तक इस बात का भ्रम बनाकर रखा कि सभी प्रयास करने के बावजूद भी उनके हाथ में तस्करी करने वाले गद्दारों को पकड़ने का कोई सुराग नहीं लगा। जितना ज़्यादा वह अपने आप को सबके सामने चिंतित दिखाते गए, उतना उनके शत्रुओं की उम्मीदें बढ़ती गईं, और तब जाकर उन्होंने सभी को आसमान से सीधा जमीन पर पटक दिया। अगर वह पहली ही सभा में सब कुछ बता देते तो उसका उनके दुश्मनों पर इतना गहरा असर नहीं पड़ता। अपने दुश्मनों के अंदर डर बैठाने का इतना अच्छा मौका जियांग कैसे गवा सकते थे? वी जियांग एक बहुत शातिर कूटनीतिज्ञ थे। अपनी मध्यम चाल और शांत स्वभाव के अंदर झांकने का मौका वह किसी को नहीं देते। अपने सामने खड़े व्यक्ति के मन में वह पहले ही भ्रम पैदा कर देते कि उन्हें समझने का प्रयास करना बेवकूफ़ी है। उन्हें क्या खुश कर सकता है और क्या दुखी, उन्हें किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है, इस बात का अनुमान लगाना समय व्यर्थ करने जैसा है। अपने आधे से ज़्यादा दुश्मनों को तो वह इसी भ्रम से नियंत्रित करके रखते। जियांग के साथ एक लंबा समय बिताने के बावजूद भी न्यायपालिका विभाग का प्रबंधक वांग जी ने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जियांग इतने आगे तक का सोच सकते हैं। जब जियांग से वांग जी ने पूछा कि उन्हें कब पता चला कि कोई तस्करी हुई ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि उसी के अगले दिन। इतने में उसने पूछा, मगर आपने जिक्र ही नहीं किया इस विषय में। वह बोले, तुम्हें तो सब कुछ ही पता था। तुमने समारोह के वक्त जिक्र भी तो किया था कि मैं इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। मैं इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था क्योंकि कोई मामला था ही नहीं। वी जियांग सीधे तो नहीं कह सकते थे कि तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने के लिए कुछ नहीं बताया, मगर वह समझ तो सब कुछ गया था। वांग जी ने वी जियांग के साथ एक लंबा समय बिताया और उसे लगने लगा था कि वह जानता है कि किस विषय पर जियांग किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। इसीलिए उसे लगने लगा था कि क्यों ना जियांग को दबाया जाए और राज्य अध्यक्ष का ध्यान खुद पर खींचा जाए। इस काम के लिए भला इससे सुनहरा मौका क्या हो सकता था?
धीरे धीरे उसने सभा में जियांग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, मगर जियांग की प्रतिक्रिया वांग जी के अनुमान से बिल्कुल अलग थी, जिससे उसके अंदर एक शक और डर बैठ गया कि वी जियांग उससे कहीं अलग है जितना वह दिखते हैं, जिस डर का फायदा जियांग हमेशा उठाते रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति तुम्हें इतना जान लेता है कि वह तुम्हारे विचारों को तोड़ने मरोड़ने की क्षमता विकसित कर लेता है, तो उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं लगता कि कब तुम्हारी कहानी वो लिखने लगा है। हर किसी को अपने जीवन में ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो कि मित्र या शत्रु किसी एक पाली को चुन ले और हमेशा उसी में बने रहें। ज़्यादातर लोग अपने चेहरों पर तरह तरह के मुखौटे लिए होते हैं, और जैसा कि वी जियांग ने कहा कि इन्हें पहचानने के लिए तो 4 आंखें भी कम पड़ जाएं। हमें भनक लगे बिना इनकी दखल हमारी ज़िंदगी के हर मामले में है। अगर अपनी कहानी में अपने किरदार को दूसरों के लिए मनोरंजन का साधन नहीं बनने देना चाहते, तो ज़रूरी है कि तुम्हारी कहानी तुम्हारे नियंत्रण में हो। तुम्हारे चारों तरफ मौजूद लोग हर वक्त उन रस्सियों की, उन डोरों की तलाश कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके तुम्हें और अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सके। मगर किसे खुद पर कितना नियंत्रण देना है, यह तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। वी जियांग की तरह अपने दुश्मनों को इतना असमंजस में रखो कि उन्हें महसूस ही ना हो कि कौन सी डोरी खींचकर वह तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं और कौन सी डोरी खींचकर वह खुद उस डोरी में उलझ सकते हैं। अब खुद से पूछिए कि आपकी कहानी का लेखक कौन है? कहीं आपकी सोच की डोरियां किसी गलत हाथ में तो नहीं? आज की पॉडकास्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अपने आप को ऐसे ही पॉजिटिव थॉट से सराउंड करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं दीपाली रावत आपसे मिलूंगी बहुत जल्द।